आज एडी न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक श्री अमन सांडिल भैया हमारे साथ हैं। नमस्कार भैया। विपक्ष यूं तो कई सारे दावे कर रहा है कि हम एनडीए को हरा रहे हैं, हम मोदी को हरा रहे हैं, मोदी 200 भी पार नहीं कर पाएंगे। और जनता को यह भय दिखा रहा है कि मोदी अगर जीत गए तो संविधान पलट देंगे, बदल देंगे। क्या विपक्ष का यह डर फैलाना कि संविधान बदल देंगे मोदी, या कहीं से भी स्वीकार योग्य है? देखिए, सबसे पहले जब संविधान की बात आती है, बाबा साहब की संविधान की बात आती है, तो भारत के संविधान में जैसे कि यह अधिकार दिया गया है कि कुछ भी परिवर्तन किया जा सकता है ना। उसमें संशोधन करके कुछ हटा सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन एक शब्द है मूल भावना। कोई भी सरकार यहाँ आएगी, वो संविधान के मूल भावना के खिलाफ में कोई भी कानून नहीं बना सकती, और यदि कानून बना भी दी तो सुप्रीम कोर्ट उसको पलट देगा। ये अधिकार है, क्योंकि हर कानून का जो समीक्षा करने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और उसको लगेगा कि ये संविधान के मूल भावना के खिलाफ है। संविधान का मूल भावना क्या है? संविधान के मूल भावना को संविधान के प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया है, एक झांकी दे दी गई है। आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक पंथ निरपेक्ष देश, समाजवादी देश, लोक कल्याणकारी देश, ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं वो प्रस्तावना में डाल दी गई हैं। तो कोई भी सरकार अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करेगी तो संविधान उसको तुरंत पलट देगा, यानी कि फिर वो कानून का शक्ल ले लेगा, नहीं ले पाएगा। आप लोकसभा से पारित करा लीजिए या राज्यसभा। इसलिए विपक्ष का जो कहना है कि मोदी जी संविधान को बदल देंगे, तो ये एक चुनावी शगुफा है। और भारत के जो अधिकतम लोग हैं जो गाँव में बसते हैं, जिनको संविधान कानून की विशेष जानकारी नहीं है, ठीक है, तो उनको एक भय दिखाया जा रहा है कि अगर आप वोट करेंगे मोदी को, क्योंकि इधर कालांतर कुछ समयों से दलित वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो या पिछड़ा वर्ग हो, जिस तरह से मोदी के समर्थन में खड़ा हुआ और उसी के बल पर मोदी जी ने 10 साल शासन कर लिया, तो अब विपक्ष के पास कौन बचा? विपक्ष के पास अब कौन बचा? जो सारे वोटर थे तो वो बीजेपी के हो गए। मुस्लिम वोटर कुछ बचे हुए हैं, मुस्लिम वोटर, और जो जातिगत राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनके अपने स्पेशल वोटर, छत्रप जो है, जो जगह जगह हाँ, उनके वोटर हैं। तो अब देखा विपक्ष की 10 साल हम मोदी को कुछ नहीं कर सके, किसी भी मुद्दे पर नहीं घेर सके, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर, काम पर, कहीं किसी मुद्दे पर जब हम नहीं घेर पाए तो उन्होंने संविधान खत्म करने का, संविधान खत्म होने की स्थिति में है या संविधान खतरे में है, इसका भय फैलाना, इसको लेकर के जनता को भयभीत करना ये लोग शुरू कर दिया है। ऐसे संविधान को कोई खतरा नहीं है जब तक देश का सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ कोई शासन कर ले, ठीक है, संविधान के मूल भावना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज रह गई बात संशोधन की, तो सबसे ज्यादा संशोधन तो कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ है। 100 से ज्यादा संशोधन अकेले कांग्रेस की है। और संविधान का मूल भावना क्या है कि अगर किसी राज्य में निर्वाचित सरकार है तो उसको 5 साल काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के समय में लगा। जो राज्य सरकार कांग्रेस के मन मुताबिक नहीं चली, कांग्रेस ने उसको खत्म कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो अगर एक तरह से देखा जाए कि संविधान के मूल भावना से अगर कोई छेड़छाड़ किया है तो कांग्रेस की है। मोदी ने कहा किया है? मोदी के समय में तो एक भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। कुल मिला जुला करके विपक्ष जो इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने ही जो कृत्य है, कहीं ना कहीं वो फिर से जनता को देखने सुनने के लिए प्रस्तुत कर रहा है परोक्ष रूप से। ऐसा भी देखिए, विपक्ष को चुनाव लड़ना है, सत्ता हासिल करनी है, वो करेगा ही। विपक्ष जो बोल रहा है, ये आप आंकड़ा ये मत, इस स्केल पर मत रखिए कि विपक्ष जो बोल रहा है उसको नहीं बोलना चाहिए। वो बोलेगा। जनता में समझदारी होनी चाहिए कि जो विपक्ष बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ये जनता की भी समझदारी होनी चाहिए। कोई भी पब्लिक, कोई भी व्यक्ति। मेरा एक सवाल और है कि मोदी सरकार से पहले जम्मू कश्मीर भारत अधिकृत और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर जो पीओके है, इस पर जो पहले की सरकारों का जो स्टैंड रहा है और अभी जो पीओके की स्थिति है, वह राष्ट्रीय मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या पाकिस्तान की मीडिया को देखने से अलग रहा है कि पीओके बिल्कुल बेताब है भारत में मिलने के लिए। और पिछली सरकारों की जो उस पर सोच रही है, मानसिकता रही है, उसके प्रति जो उनका स्टैंड रहा है, कहीं पीओके तो पलटने वाला नहीं है, इसलिए लोग उस दर्द में संविधान पलटने की बात कर रहे हैं। देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर में बेचैनी तो है और निश्चित तौर पर वो भारत में शामिल होने के लिए बेताब है, इसमें कोई शक नहीं।
दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, इसको समझना चाहिए। पाक अधिकृत कश्मीर पर बात करने से पहले भारतीय विपक्ष को समझिए, ठीक है। यही विपक्ष है जो कि यहाँ के भारत में रहने वाले मुसलमानों के मन में कश्मीर के प्रति एक ऐसा भाव पैदा किया कि वो कश्मीर मतलब मुस्लिमों का एक क्षेत्र, ठीक है। और भारत के कश्मीर के अलावा जो भारत है, उन क्षेत्रों में रहने वाले मुसलमानों ने ये मान लिया कि 370 नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमानों का एक राज्य है और उन लोगों को पूरा का पूरा उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है और उन्हीं के पास रहना चाहिए, ठीक है। यानी भारत का संविधान जो कहता है उसके विपरीत ये बातें जहर की तरह मुसलमानों के भी दिमाग में बोदी गई। ये तो मोदी के आने के बाद इतना सारा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। दूसरी बात कि कांग्रेस हो या विपक्ष के अन्य नेता हो, पाकिस्तान से इन लोगों का हमेशा से मधुर संबंध रहा है, ये भी सच है। और अब तक जितनी राजनीति होती आई है कश्मीर पर, ठीक है, वो बंटवारे की राजनीति होती आई है। बंटवारे का मतलब कि तुम अपने फायदे के लिए इतना करो और अपने फायदे के लिए हम इतना करेंगे, इस मुद्दे को वैसे ही रहने दिया जाए। तो उधर से चुनाव जब पाकिस्तान में होता था तो उधर से कांग्रेस का प्रधानमंत्री हो या विपक्ष के किसी और का प्रधानमंत्री रहा हो, उधर से फोन आ जाता था कि भाई हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है और बॉर्डर पर तनाव होगा, थोड़ा आप सब्र रखिएगा, कुछ सैनिक आपके मरेंगे, कुछ गोलाबारी आप भी कर दीजिएगा और झंडा गाड़ दिया जाएगा। हम मतलब झंडा का मतलब आम जनता के बीच में हम दिखा देंगे कि कश्मीर जो है हम लड़ रहे हैं, लेकर के रहेंगे। जब भारत में चुनाव होता था तो ये भी पाकिस्तान से सौदाबाजी होता था। तो अब तक कश्मीर पर केवल सौदेबाजी होते आया। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हुए जो सौदेबाजी से इनकार करके और कश्मीर के पूर्ण विलय की बात किए, 370 उन्होंने हटाया और आज ऐसी स्थिति पैदा कर दिए कि पीओके के लोग खुद भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि विकास उन्होंने जो किया है कश्मीर में बहुत कम समय में, 370 हटने के बाद बहुत कम समय में जो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और टूरिज्म को जिस तरह से बढ़ावा मिला है, घाटी में शांति आई है, आतंकवादियों से उग्रवादियों से जो सुकून महसूस हो रहा है लोगों को, हाँ सुकून महसूस हो रहा है, ये सारी चीजें हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अब देखिए, अब सवाल देखिए थोड़ा सा, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक मैं विपक्ष पर मैं आरोप लगाऊंगा। अभी वर्तमान में जो विपक्ष है ना, विपक्ष का मतलब कांग्रेस पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों का वो औकात नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल कर सके, पर बात कर सके या संबंध स्थापित कर सके। कांग्रेस पार्टी और उसके बाद आम आदमी पार्टी, ठीक है, अब वो भी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी जो है आज के समय में चाइना और ये आपको विदेशी जो शक्तियां हैं, कहिए चाइना हो, अमेरिका हो या कनाडा हो, फ्रांस हो, जो भी है, पाकिस्तान हो, अभी पूरी तरह से उसके इशारे पर कांग्रेस काम कर रही है, पूरी तरह से, ठीक है। ये बहुत मतलब ये सोचने वाली बात है, गंभीरता से गंभीर विषय है, खतरनाक भी है देश के लिए। और राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी स्वाभाविक तौर पर वो इनोसेंट आदमी है, बात समझ गए, राजनीतिक आदमी वो नहीं है, पहली बात, वो गैर राजनीतिक व्यक्ति है, ठीक है ना। वो राजनीति का जो प्रेशर होता है ना, वो झेलने वाला आदमी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो इमोशनल इतना है कि उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। लेफ्ट, जो लेफ्ट की विचारधारा है, लेफ्ट वाले लोग, विदेशी जो भारत को अस्थिर करने के चक्कर में है, चाइना, पाकिस्तान वगैरह वगैरह, मोदी से लड़ने के लिए उन्होंने देखा कि राहुल गांधी सॉफ्ट टारगेट है। कांग्रेस के किसी अन्य नेता को आप सॉफ्ट टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कांग्रेस के सारे लोग आपको देशद्रोही थोड़ा नहीं, विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन देश के लिए वो काम करते हैं, ठीक है। राहुल गांधी को टारगेट करना आसान था और राहुल गांधी को एक साजिश के तहत टारगेट कर लिया कम्युनिस्टों ने और विदेशी शक्तियों ने, ईसाई मिशनरीज ने, ईसाइयों ने, जो ईसाई मिशनरीज है, ईसाई नहीं कहेंगे, ईसाई मिशनरीज, इन लोगों ने अपने ट्रैप में फंसाया और राहुल गांधी आज के समय में पूरी तरह से फंस चुके हैं। उस ट्रैप से निकलना बड़ा मुश्किल है, समझ गए। लग रहा है एक ऐसा नेक्सस तैयार किया गया मोदी के खिलाफ में, ठीक है, और तरह तरह के हथकंडे, तरह तरह की बातें या अफवाहें, उसका एक टूल किट एक तरह से कर सकते हैं, टूल किट तैयार किया गया कि चुनाव में क्या क्या इस्तेमाल करना है या समय समय पर किस चीजों को प्रस्तुत करना है, ठीक है। और राहुल गांधी को जो मुद्दा, मतलब इन शक्तियों ने इस लोकसभा चुनाव के लिए या मोदी पर अटैक करने के लिए जो रणनीति तैयार की, राहुल गांधी को तैयार किया गया कि आपको इसी मुद्दे पर बात करनी है। राहुल गांधी को नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं ये और क्या देश का इससे नुकसान होने वाला है। मैंने पहले किया कि वो नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति है, वो सीरियस नहीं है। जो व्यक्ति सीरियस अगर रहता तो चुनाव का समय है, चुनाव का एक चरण खत्म हुआ तब तक 2 दिन के लिए विदेश भाग जाता है, ठीक है, वो सीरियस व्यक्ति नहीं है। लेकिन संजोग से मान लीजिए कि मोदी की सत्ता खत्म हो जाती है और राहुल गांधी सत्ता में चले आते हैं, ये देश का दुर्भाग्य होगा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। जितनी देश को मजबूती अभी मिली है मोदी से, वो शायद
वो खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ, आजादी के बाद इस ठीक तरह है, की फिर स्थिति आप पुराने 10 साल पहले वाली जो स्थिति है आप उसमें चले जाइएगा। एक प्रश्न और है। 2-3 दिन पहले चाइना की मीडिया जो है, चाइना डेली वगैरह में एक रिपोर्ट छपा था। वहाँ उसमें कहा गया था कि भारत का जो विपक्ष है कांग्रेस, यह मोदी को, फिलहाल की जो स्थिति, यह मोदी को रोकने में अक्षम है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? या विपक्ष अक्षम है, या देश की जनता ही मोदी के पक्ष में इतना ज्यादा है, या मोदी के काम जो इतने अच्छे हैं उसके वजह से जनता ही इतनी पक्ष में है कि इन लोगों का कोई असर नहीं चल रहा है, या ये लोग अक्षम है रियल में? ये मिला जुला करके सारी बातें हैं। अच्छा। आपको मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने चाइना के साथ मिलकर के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया है। एमओयू में क्या साइन किया गया, क्या समझौता किया गया, अब तक ये किसी को नहीं पता है। ठीक है, राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को चीन जो है भारत में अपना प्रतिनिधि समझता है, और इन लोगों के माध्यम से चीन का हमेशा से प्रयास रहा है कि इन लोगों को मजबूत करके मोदी को सत्ता से बाहर किया जाए। और फिर क्योंकि चाइना मोदी के समय में बहुत परेशान रहा है, हर बार रोड़ा अटकाया गया उसके काम में, इससे पहले हमेशा शोषण करता रहा है भारत। ठीक है, तो अब जब चाइनी मीडिया जो है वो देख रही है कि राहुल गांधी जहां एक तरह से कमजोर पड़ रहे हैं, और उसके जो मकसद हैं चाइना के, अगर ये सत्ता में नहीं आते हैं तो चाइना का मकसद पूरा नहीं होगा, या पाकिस्तान का मकसद पूरा नहीं होगा, ये भी तय है। ठीक है, तो उस समय अब क्योंकि चाइना का जो मीडिया है ग्लोबल मीडिया है, ठीक है, और पूरे भारत के चुनाव पर भी उसकी निगाह है, अमेरिका की, चाइना की, सभी विदेशी जितने भी विदेश देश हैं, है ना, सबकी निगाह है। इस स्थिति में अगर चाइनीज मीडिया या उसका ग्लोबल टाइम्स इस रिपोर्ट को प्रकाशित करता है कि मोदी को रोकना संभव नहीं है, कांग्रेस के बस की बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये एक हताशा को दर्शा रहा है। यहाँ पर कांग्रेस, विदेशी मीडिया, विदेशी शक्तियां, कम्युनिस्ट पार्टियां असमर्थ हो रही हैं, और ये अब मान लिया जाए कि मोदी 400 न पार जाए या न जाए, लेकिन उनकी सरकार बनेगी, यह निश्चित है। ये वो लोग भी मान के चल रहे हैं। हाँ, अब ऐसा रिपोर्ट है तो ये साफ हो गया कि मोदी की सरकार आ रही है। अच्छा, इस बात, एक प्रश्न मेरे मन में और आ रहा है कि विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी अपने आप को मान रहे हैं, विपक्ष के और लोग मान रहे हो या न मान रहे हो, लेकिन कांग्रेस तो यह मान के चल रही है कि राहुल गांधी ही चेहरा है। रायबरेली में जो स्थिति है, मान लीजिए अगर राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है, और रायबरेली की जो स्थिति है, जो रिपोर्ट आ रही है, या अस्वस्थ होकर नहीं कहा, मतलब बिल्कुल पूर्णतः नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी आसानी से चुनाव जीत रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मनोज पांडे बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं, इस पर भी कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे थे कि मनोज पांडे बीजेपी के साथ है तो प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, मैदान में क्यों नहीं आ रहे हैं। मनोज पांडे भी अब मैदान में उतर चुके हैं। तो इन सब चीजों को मिलाकर के रायबरेली को आप कैसे देखते हैं? एक चीज और है, अगर रायबरेली राहुल गांधी हार जाते हैं तो यह भी मान के चलना है कि राहुल गांधी की राजनीति का अंत भी हो जाएगा, मुझे तो लग रहा है। रायबरेली जितनी आसानी से सोनिया जी जीतती थी, मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी अगर जीतेंगे भी तो उतनी आसानी से जीतेंगे, है ना। रायबरेली में भी परिवर्तन की एक लहर है, ठीक है, और हो सकता है कि राहुल जी चुनाव हार जाए, मे बी। वायनाड में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और रायबरेली में भी बहुत स्थिति अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्या अगर ये स्थिति अगर आ गई, राहुल गांधी हार गए चुनाव, तो राजनीतिक अंत की तरफ? नहीं, राजनीतिक अंत तो नहीं होगा, उसको मैं राजनीतिक अंत नहीं मानता। एक कंस्टिट्यूएंसी हार जाने से किसी का राजनीतिक अंत नहीं हो सकता, इसलिए कांग्रेस पार्टी है, उसकी अपनी विचारधारा है, नेता है उस कांग्रेस पार्टी का वजूद गांधी परिवार है, गांधी परिवार नहीं रहेगा, कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी। कोई भी शीर्ष नेता हो, वो कैसा भी, कांग्रेस में किसी भी शीर्ष नेता में इतना दम नहीं है कि वो गांधी परिवार के ऊपर शीर्ष हो जाए, गांधी परिवार को हटा करके वो कांग्रेस को चला ले। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बीजेपी के भी ऊपर, जैसे गांधी परिवार कांग्रेस के ऊपर है, वैसे ही बीजेपी के ऊपर भी आरएसएस है, तभी बीजेपी चल रही है, ठीक है। तो एक न एक तो आला कमान होना ही चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जो सबको कंट्रोल कर सके। ये पॉसिबल नहीं है। हार जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी राजनीति छोड़ देंगे, वो राजनीति करते रहेंगे, ठीक है। हारेंगे, राज्यसभा से जाएंगे, लेकिन चेहरा वही रहेंगे। एक प्रश्न, एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि अगर यह चुनाव कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस के संगठन में बदलाव नजर आ रहा है कि बड़े पैमाने पर बदलाव होगा? क्या होगा बदलाव? खड़गे जी नहीं, मेरा सवाल क्या है, बदलाव क्या होगा? कांग्रेस चुनाव जीते या चुनाव हारे, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरा सवाल सुनिए, कांग्रेस आज के दौर में चुनाव हारती है तो उसकी जिम्मेवारी भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का होगा? नहीं, खड़गे पर डाल दिया जाएगा, ठीक है। नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गया, वो तो राहुल को या प्रियंका को बचाने के लिए खड़गे पर डाल दिया जाएगा, तो वैसे तो होता ही रहता है। अच्छा, ठीक है, खड़गे को हटा करके किसी और को, ऐसे बुरा आदमी हो गया है, हटा करके किसी और को बना देगा। एक चीज, क्या यह चुनाव हारने के बाद 2024 अगर कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो क्या प्रियंका गांधी को आगे कांग्रेस लाएगी?
ऐसी संभावना दिख रही है? उम्मीद कम है। उम्मीद कम है। इसलिए कि राहुल सोनिया गांधी भी पुत्रमोह से ग्रसित है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि प्रियंका गांधी विदेशी शक्तियों के हाथों के खिलौना नहीं है, ये भी बात है। अगर कांग्रेस का नेतृत्व प्रियंका गांधी के हाथ में जाएगा तो खुल करके वो एक भारतीय महिला की तरह व्यवहार करते हुए काम करेगी, राहुल और सोनिया की तरह नहीं। उसकी सोच अलग है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, कांग्रेस में है, कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी की पुत्री है, तो कांग्रेस की ही बात करेंगी, आरएसएस के खिलाफ में बोलेंगी, बीजेपी के खिलाफ में बोलेंगी। लेकिन अब तक आप देखे होंगे कि राम मंदिर को लेकर के या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाली बातें होती हैं, कभी भी प्रियंका गांधी ने उन मुद्दों को नहीं छेड़ा, और बोला भी तो बड़े सलीके से बोल करके वो निकल गए। मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं की राहुल गांधी की तरह, जैसे राहुल गांधी बिना सोचे समझे जो बोल देते हैं, है ना, कि राम भाजपा के हैं, शिव हमारे हैं, इस तरह का जो स्टेटमेंट दे देते हैं, तमाम तरह की बातें, तो मतलब दार्शनिक बन जाते हैं। दर्शन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कभी कभी तो एक दिन मैं उनका मीडिया में सुन रहा था कि 2 मंदिर था, एक कांग्रेस का मंदिर था, एक भाजपा का मंदिर था, एक कांग्रेस के शिवजी थे, एक भाजपा के शिवजी थे, अंड संड मंड जो मन में आया सब बोलते चले गए, वो उनके अपरिपक्वता को दर्शाता है। ठीक है, तो प्रियंका जी वैसी नहीं है, लेकिन विदेशी शक्तियां भी इस बात को जानती हैं, चीन भी जानता है, और किसी भी कीमत पर राहुल को छोड़ करके कांग्रेस में प्रियंका की अहमियत उतनी नहीं रहेगी जो राहुल की है। राहुल हार जाए या कुछ भी हो, विदेशी शक्तियां राहुल को ही चाहेंगे कि राहुल को ही चाहेंगे खड़ा रहे।